Hello students, today we will continue our chapter minerals. हमने खनिज तत्व के बारे में शुरुआत में पढ़ा कि ये तीन प्रकार के पाए जाते हैं, एक तो मेजर और एक ट्रेस और एक अदर। मेजर जो खनिज लवण है उसमें हमने कैल्शियम के बारे में पढ़ा। कैल्शियम जो है वो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। हमने डिस्कस किया था कि हमारे शरीर में 4% जो भार है वो मिनरल्स का होता है, उसमें 50% यानी कि 2% जो होता है वो कैल्शियम का होता है। अब हम नेक्स्ट जो है उसको आज डिस्कस करेंगे, दैट इज फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का नंबर आफ्टर कैल्शियम, यानी कि ये हमारे शरीर में करीब करीब हम कह सकते हैं कि जितना कैल्शियम होता है उतना ही फॉस्फोरस होता है। वैसे ये 1% जो भार है हमारे शरीर का बनाता है। फॉस्फोरस की मात्रा जो है कैल्शियम के बाद सबसे अधिक होती है। 1% भार शरीर का फॉस्फोरस का होता है और स्वस्थ व्यक्ति में ये 400 से 700 ग्राम फॉस्फोरस पाया जाता है। 80% जो फॉस्फोरस है वो हड्डियों में पाया जाता है और दांतों में पाया जाता है, और बाकी जो है वो वसा, उत्तकों में और द्रव्य के रूप में हमारे शरीर में पाया जाता है। अब अगर हम इसकी बात करें कि व्हाट आर द सोर्सेस, फॉस्फोरस हमें किससे प्राप्त होता है, तो फॉस्फोरस हम कह सकते हैं कि सभी भोजन में हमें फॉस्फोरस प्राप्त होता है। फॉस्फोरस जो है वो प्रोटीन, वसा, कार्बोस के साथ कंपाउंड बनाकर यौगिक के रूप में हमें प्राप्त होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ज्यादातर जिसमें भी प्रोटीन होता है उसमें फॉस्फोरस भी पाया जाता है। अब हम देखते हैं कि फॉस्फोरस किस किस रूप में हमारे शरीर में पाया जाता है। तो वसा, प्रोटीन, कार्बोस के यौगिक रूप में पदार्थों में ये पाया जाता है। ठीक है। अब दूध व अंडे का जो प्रोटीन होता है, दूध और अंडे जो होते हैं वो प्रोटीन में रिच होते हैं। उनके प्रोटीन के साथ ये किस रूप में पाया जाता है, फॉस्फोप्रोटीन, यानी कि एक यौगिक बना लेता है फॉस्फोप्रोटीन के रूप में और न्यूक्लियोप्रोटीन के रूप में पाया जाता है। अब हम अनाज की बात करें तो अनाज में फॉस्फोरिक ईस्टर के रूप में ये पाया जाता है। वसा युक्त जो भोज्य पदार्थ होते हैं उसमें ये फॉस्फोलिपिड के रूप में पाया जाता है। ठीक है। अब दालें जो होती है, दालें और भी अन्य प्रकार के जो अनाज है उनमें ये फाइटिक एसिड के रूप में पाया जाता है और फाइटिक के रूप में भी पाया जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो फॉस्फोरस है उसके रिच सोर्स क्या हो गए, दूध हो गया, अंडे हो गए, अनाज हो गए, दालें हो गई और कुछ हरे पत्तेदार सब्जियों में भी फॉस्फोरस पाया जाता है। तो आप देखिए कि फॉस्फोरस जो है वो हर प्रकार के भोजन में पाया जाता है, यानी कि फॉस्फोरस की जो पूर्ति है वो हमारे शरीर में अपने आप हो जाती है। यानी कि हम अगर कैल्शियम इंटेक लेते हैं तो फॉस्फोरस भी हमारे शरीर में अपने आप उसकी पूर्ति हो जाती है, उसकी कमी नहीं होती। अब इसके क्या कार्य है, फॉस्फोरस का क्या कार्य है? वैसे तो अगर इसको जनरल डिस्कस करें तो फॉस्फोरस जो है वो कैल्शियम के साथ मिलकर कार्य करता है। कैल्शियम फॉस्फेट बनता है और वो हमारे शरीर में हड्डियों का, दांतों का निर्माण करता है। ये इसका मुख्य कार्य है, लेकिन इसके कुछ अन्य कार्य भी है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला इसका जो मेन कार्य है, हड्डियों व दांतों का निर्माण। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए कैल्शियम और फॉस्फोरस मिलकर एक अघुलनशील पदार्थ बनाते हैं, सॉलिड जिसे कहते हैं कैल्शियम फॉस्फेट, जो कि हमारी हड्डियों में और दांतों में पाया जाता है। और इसका रेशियो होता है 1:5। हड्डियों व दांतों में जो कैल्शियम फॉस्फोरस का जो रेशियो होता है हड्डियों में खासकर 1:5 का पाया जाता है, और यानी कि इनका मुख्य कार्य है हड्डियों व दांतों का निर्माण करना। सेकंड इसका जो कार्य है न्यूक्लियोप्रोटीन तथा न्यूक्लिक एसिड के निर्माण में। इसका मेन एक हम कार्य कह सकते हैं कि न्यूक्लियो एसिड और न्यूक्लियो प्रोटीन का निर्माण करता है। कहाँ पर करता है, ये केंद्रक में करता है और जीव द्रव्य में करता है। केंद्रक और जीव द्रव्य में क्या होता है, वहां पे नए नए कोशों का निर्माण होता है, यानी कि न्यू सेल्स बनते हैं। और न्यू सेल्स का मतलब हम कह सकते हैं कि प्रजनन में ये सहायता करता है। हमारे वंशानुक्रम जो गुण है उनको आगे बढ़ाने में ये करता है, और कोशिका का जो विभाजन है, यानी कि इन मेकिंग ऑफ न्यू सेल्स। तो ये मुख्य रूप से क्या कह सकते हैं कि ये हमारी नई कोशिकाओं के निर्माण में, हमारे वंश वाले जो गुण है, वंशानुगत गुण है, उनको आगे पास करना, और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि प्रजनन में इसका बहुत बड़ा कार्य है। तो ये जो कोशिकाएं हैं वह जीव द्रव्य है, उसमें ये न्यूक्लियो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के निर्माण में सहायता करता है। तीसरा इसका कार्य है कि रक्त में ये अम्ल क्षार का संतुलन बनाए रखता है, यानी कि जो ब्लड में एसिड एल्कली का जो बैलेंस है उसको ये बनाए रखता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
और इसकी ये विशेषता है कि ये अधिक हाइड्रोजन आयन से संयुक्त हो जाता है और इससे क्या होता है, शरीर के द्रव्यों को अधिक अम्लीय होने से बचाता है। यानी कि जब शरीर के द्रव्य अधिक एसिडिक होने लगते हैं तो उस समय ये हाइड्रोजन आयन के साथ संयुक्त हो जाता है और अधिक अम्लीय होने से बचाता है और हमारे शरीर में एसिड और एल्कली का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करके रखता है। देन कम्स इसका जो फोर्थ फैक्टर है, और ये कह सकते हैं कि ऊर्जा उत्पादन में इसका बहुत बड़ा रोल है। ये जो है, ये हमारे जो बॉडी में, यकृत में और मांसपेशियों में आपको पता होगा कि ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, और उस ग्लाइकोजन से जब हमें वापस ऊर्जा लेनी होती है, एनर्जी लेनी होती है, तो उस समय इसका बहुत रोल है। उस समय ये क्या करता है कि पुनः उनको स्वतंत्र करने के लिए, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करने के लिए फास्फोरस की जरूरत होती है। तो उस समय हम ये कह सकते हैं कि ऊर्जा उत्पादन में इसका बहुत बड़ा रोल है। देन कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट्स के चयापचय में इसका बहुत बड़ा कार्य है। ये एटीपी बनाता है जिससे कि कार्बोस का चयापचय हो जाता है और हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान होती है। एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो हमारे शरीर में ऊर्जा हमें प्राप्त होती है कार्बोस से, तो उसके लिए एटीपी की आवश्यकता होती है और वो एटीपी फास्फोरस बनाता है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि ये कोएंजाइम्स और एंजाइम्स का भी निर्माण करने में हेल्प करता है, जिससे कि चयापचय जो है, एंजाइम्स जो है वो ज्यादा सिक्रीट होते हैं और हमारे शरीर में चयापचय आसानी से हो जाता है। देन कम्स पौष्टिक तत्वों के परिवहन को आसान बनाता है। ये जो होता है पौष्टिक तत्वों का जो परिवहन होता है, यानी कि उनको जब कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है शुद्धांत्र से, तो ये उस परिवहन को बहुत आसान बना देता है और खासकर वसा में ये फॉस्फोलिपिड्स के रूप में परिवहन करता है। यानी कि जो हमारे पौष्टिक तत्व हैं, शुद्धांत्र में जब उनका अवशोषण होता है तो उनको पहुंचाने का कार्य फास्फोरस की हेल्प से होता है। देन कम्स अस्थि कंकाल की वृद्धि और सामान्य स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक सहायक है। बिकॉज इट इज रिलेटेड विद बोन्स, ये हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है। तो हमारे अस्थि कंकाल के, हम कह सकते हैं, विकास के लिए, वृद्धि के लिए इसका हमारे शरीर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो दैट मीन्स आपने देखा कि जिस तरह से कैल्शियम इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से फास्फोरस भी हमारे जीवन में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम देखें कि इसकी कमी होती है तो हमारे शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है। जब अगर आपके डाइट में, वैसे तो फास्फोरस की कमी होती ही नहीं है, बिकॉज वी गेट, जब हम कैल्शियम ले रहे हैं और हम सब प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, और क्योंकि हमने कहा ये यौगिक के रूप में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट के साथ पाया जाता है, और हमारी जो डेली डाइट है, जो आप दालें ले रहे हैं, अनाज ले रहे हैं और प्रोटीन रिच डाइट ले रहे हैं, तो ये हमारे शरीर में हमें सफिशिएंट मिल रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हमारे शरीर में अम्लीय प्रकृति ज्यादा हो जाती है तो इसका अवशोषण नहीं हो पाता, उस समय हमारे शरीर में फास्फोरस की कमी होती है। तो सामान्यतः इसकी कमी नहीं होती, परंतु अधिक अम्ल के प्रयोग से फास्फोरस के अवशोषण में बाधा हो जाती है, और जिससे इसका जो फास्फोरस की हमारे शरीर में कमी हो जाती है, और उसके कारण कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं। वो हम ये कह सकते हैं कि अगर फास्फोरस की कमी है तो आप में क्या साइंस एंड सिम्टम्स होंगे, क्या लक्षण होंगे। तो वो है कि एक तो भूख नहीं लगेगी, तो आपको थकावट महसूस होगी, कमजोरी महसूस होगी, और इसके अलावा क्योंकि ये दांतों से और हड्डियों से रिलेटेड है, तो दांतों और हड्डियां जो होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं। तो ये इसकी कमी के मुख्य लक्षण होते हैं। और इसकी प्रतिदिन की मांग क्या होती है, प्रतिदिन की अगर हम मांग देखें तो कैल्शियम के अनुपात पे होती है। जितना हमें कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है उतना ही फास्फोरस की रिक्वायरमेंट है, और इसका रेशियो मोस्टली बाल्यावस्था में 1:1 होता है कि कैल्शियम अगर जितना चाहिए उतना ही हमें फास्फोरस चाहिए। लेकिन अमेरिका में उन्होंने इस रेशियो को बच्चों के लिए बाल्यावस्था में 1:1.5:1 रखा है। लेकिन अगर हम ये देखें कि जो वयस्क लोग होते हैं उनमें इसकी रिक्वायरमेंट 1:2 होती है। तो इस तरह से हम देखें तो कैल्शियम से इसका रिक्वायरमेंट जो है संबंधित होता है। अब अवशोषण का होता है, इसका अवशोषण का होता है। तो अवशोषण, दैट इज क्लियर कि अवशोषण जो होता है वो छोटी आंत में होता है। ज्यादातर हमने सारे मिनरल्स का, सब विटामिन का देखा है कि अवशोषण जो लास्ट में छोटी आंत यानी कि शुद्धांत्र में अवशोषण
होता है। और इसमें जो फास्फोरस के जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो अकार्बनिक में बदल जाते हैं, फॉस्फेट में बदल जाते हैं, और करीब 70% फास्फोरस का जो हम ये कह सकते हैं अवशोषण जो होता है वो अकार्बनिक रूप में होता है। संचय जो होता है, वेरिसिड स्टोर, तो हमने पहले डिस्कस किया कि इसका 80% जो संचय जो होता है वो हड्डियों व दांतों में होता है, और बाकी जो 20% जो फास्फोरस होता है वो हमारे उत्तकों में और द्रव्यों में पाया जाता है। विसर्जन, विसर्जन इसका कैसे होता है, अवशोषित जो फास्फोरस होता है उसका 10 से 40% जो अंगों तक पहुंच जाता है, और बाकी जो बचता है वो शेष मूत्र द्वारा हमारे शरीर से विसर्जित हो जाता है। तो इस तरह आपने देखा फास्फोरस जो है इट्स अ मिनरल विच इज रिक्वायर्ड फॉर अस डेली। हमें जितना कैल्शियम लेना है उसके अनुपात में हमें फास्फोरस की भी जरूरत है, और इसका अगर हम मुख्य कार्य देखें तो हड्डियों और दांतों से संबंधित है। इसके अलावा हमने जो और कार्य इसके डिस्कस किए हैं कि हमारे शरीर में अम्ल क्षार का संतुलन बनाए रखता है, हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म में ये हमारे को हेल्प करता है। देन इसका एक और अधिक कार्य हमने देखा था कि हमारे जो जीव द्रव्य है और जो हमारी कोशिका है उसमें न्यूक्लियोप्रोटीन बनाता है ताकि नई कोशिकाओं का निर्माण हो, और इसके अलावा हमारे जो हेरिडिटरी गुण है वो पास होते हैं, और इसके अलावा प्रजनन जो होता है उसको भी ये थोड़ा बहुत इफेक्ट करता है। So this was all about phosphorus. Thank you.